डॉक्टर सैयद नूरुल अमीन सैयद अमीर अली कलमी नाम नूरुल अमीन का ताल्लुक इंतहाई अदबी एतबार से ज़रख़ेज़ इलाके ज़िला परभनी महाराष्ट्र से है। ज़िला परभनी अदबी सकाफ़ती एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल है। निज़ाम शाही दौर में ज़िला परभनी का इलाके दक्कन हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता था। आज़ादी हिंद के बाद 1 मई 1960 में जब उस वक्त की बम्बई स्टेट से अलग होकर महाराष्ट्र स्टेट का क़याम अमल में आया तो इसे मराठवाड़ा में शामिल किया गया। मराठवाड़ा को अदबी एतबार से वली और सिराज की सरजमीन कहा जाता है। परभनी को ये एजाज़ हासिल है कि हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह ने इस शहर को अपनी रुश्द व हिदायत का मरकज़ बनाया। आपकी तालीमात ने इस धरती में यकजहती के बीज बोए। मशहूर है कि आपकी मकबूल आम तसनीफ़ मन समझावन मारूफ मराठी संत कवि रामदास की मनाचे श्लोक का मंजूम तर्जुमा है। परभनी के अकनाफ में संत नामदेव जैसा अजीम संत और उर्दू का अव्वलीन शायर पैदा हुआ और अपनी तालीमात की रोशनी से बर्रे सगीर को मुनव्वर कर दिया। नामदेव के हिंदी पद गुरु ग्रंथ में शामिल है। मुल्क भर में अकीदत की नज़र से देखे जाने वाले शिरडी के साई बाबा की जन्मभूमि इसी परभनी ज़िला का ताल्लुका पाथरी है। माजी करीब में ये सरजमीन हज़रत खलीलुल्लाह हुसैनी जैसी बरगज़ीदा मजहबी शख्सियत की सरगर्मियों का महवर मरकज़ रही है। परभनी के अदबी तारीख में कुछ ऐसे रोशन और दरख्शां नाम भी हैं जो उर्दू दुनिया में अपना बुलंद मुकाम व मर्तबा रखते हैं। परभनी के उस्ताद शायर मौलवी करम बख्श सालिम वो शख्स हैं जिनकी तहरीक पर असद अली खान तमन्ना औरंगाबादी ने गुले अजायब लिखी, जिसका शुमार उर्दू के अव्वलीन तस्करों में होता है। माजी में यहाँ उर्दू गज़ल को इजहार का ज़रिया बनाने वाले शोरा में सबसे नुमाया नाम मुनीरुद्दीन मुनीर का है, जिनका इंतकाल 1920 में हुआ। उर्दू शेर व अदब की तारीख के दो लाजवाल शोराए शोरा यास यगाना चंगेज़ी और फ़ानी बदायूनी भी एक अरसे तक इसी सरजमीन की आगोश में रहे। मीर हाशिम की जमालियाती शायरी का ख़मीर भी इसी शहर की मिट्टी से उठा है। निसाई उर्दू शायरी में भी परभनी ने अपनी नुमाइंदगी मैमुना गज़ल के ज़रिए दर्ज कराई है। इकबालियात के माहिर मारूफ अदीब और मारूफ फर्जंद जामिया उस्मानिया अशफाक हुसैन का ताल्लुक भी इसी सरजमीन से है। रियासत हैदराबाद के बाद जब औरंगाबाद में दक्कन रेडियो स्टेशन का क़याम अमल में आया तो उसके अव्वलीन अनाउंसर अशफाक हुसैन ही थे। गेसुए उर्दू को संवारने वालों में इमामुद्दीन यकीन जैसे बेखौफ व बेलाग कम्युनिस्ट लीडर की मसाई जमीला भी शामिल है। अख्तर हुसैन अख्तर, सुल्तान सालिब, सोहेल अहमद रिजवी ने भी परभनी को उर्दू शायरी के नक्शे पर अहम मुकाम दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। जबकि इरफान परभनी, इमदादुल्ला बेग अशर के नगमों से आज भी परभनी की सरजमीन शेरबार है। काफिला नस्र में इब्राहिम अख्तर, डॉक्टर मोइन शाकिर, डॉक्टर मज़र मुहिउद्दीन, शाहरुख सरहाई, यूसुफ हामिद, डॉक्टर साकिब अनवर और डॉक्टर नूरुल अमीन वगैरह शामिल हैं। डॉक्टर नूरुल अमीन की पैदाइश ज़िला परभनी में हुई। उनकी प्राइमरी और हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज की तालीम शहर के मारूफ तालीमी इदारे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज परभनी से ही हुई। डॉक्टर नूरुल अमीन का ताल्लुक सैयदुस सादात घराने से हैं। इनके आबा व अजदाद
بخارا، سمرقند، ازبیکستان اور افغانستان ہوتے ہوئے علاقے برار میں تشریف لائے اور ہندوستان میں صنعت و حرفت سے وابستہ ہوئے۔ ڈاکٹر نور الامین کے دادا سید بشارت علی، سید امیر علی اور دیگر بزرگ حمل و نقل اور زراعت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ ان کے والد سید امیر علی، سید بشارت علی اور چاچا سید حمید علی، سید بشارت علی اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد، جو اب اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہے، میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ ان کی والدہ محترمہ ریحانہ بیگم بنت شبیر احمد خان انتہائی وفادار، مذہبی اور امور خانہ داری میں یکتا خاتون ہیں۔ انہی کی توجہ خاص اور دعاؤں سے ڈاکٹر نور الامین کو تعلیمی، سماجی اور ادبی دوام عطا کیا ہے۔ ڈاکٹر نور الامین کے جملہ 3 بھائیوں اور 3 بہنوں میں ڈاکٹر نور الامین سب سے بڑے ہیں۔ دیگر بھائی اور بہنیں بھی تعلیم یافتہ اور باعزت شہری ہیں۔ ڈاکٹر نور الامین نے ایم.اے. انگریزی، اردو، تاریخ، نفسیات، B.Ed، M.Ed، M.Phil ان ایجوکیشن، نیٹ اردو اور PhD کیا ہے۔ ڈاکٹر نور الامین نابغہ روزگار شاعر جاوید اختر کی شخصیت اور شاعری پر تحقیقی کام کیا ہے۔ جاوید اختر نہ اردو ادب نہ ہی ہندوستانی فلموں کے غیر مانوس شخص ہیں۔ ان دنوں ڈاکٹر نور الامین صاحب شہر پربھنی کے قدیم تعلیمی ادارے ماڈل انگلش ایجوکیشن سوسائٹی پربھنی کے زیر انصرام شاردا مہاودیالیہ پربھنی میں شعبہ اردو سے وابستہ ہیں۔ اس سے قبل ڈاکٹر صاحب RBM کالج آف ایجوکیشن میں بحیثیت پرنسپل 9 سال سے زائد عرصے تک ذمہ داری نبھا چکے ہیں۔ ان کی یہ کتابیں شائع ہو کر مقبول ہو چکی ہیں۔ بند آنکھوں کے سپنے افسانوی مجموعہ، بہت مشکل ہے شجاع ہونا، مختلف مضامین کا مجموعہ، جاوید اختر کی غزل گوئی، جاوید اختر کی نظم نگاری، جاوید اختر کی نغمہ نگاری، اردو تنقید، دانش وران ہند، نور ادب، نگارشات ادب حصہ سوم، مثنوی اور رباعی، نگارشات ادب حصہ سوم، قصیدہ اور مرثیہ، تاریخ اردو ادب، افسانہ اور ناول، اردو ڈرامہ اور انشائیہ، اردو صحافت، غزل اور نظم، مکتوب نگاری اور خاکہ نگاری، مولانا آزاد ایک خصوصی مطالعہ، اردو ڈرامہ کا مطالعہ، مراٹھواڑہ میں اردو ادب پربھنی ضلع کے حوالے سے شائع ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر نور الامین تصنیف، تالیف، تحقیق اور تنقید پر یکساں دسترس رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر نور الامین سوامی رامانند تیرتھ مراٹھواڑہ یونیورسٹی ناندیڑ مہاراشٹر اور اہلیا دیوی ہولکر شولاپور کے بورڈ آف اسٹڈیز کے ممبر ہیں اور ریسرچ سپروائزر بھی ہیں۔ ڈاکٹر نور الامین نے نثری ادب کے مختلف اصناف میں ندرت کمال سے خدمات انجام دی ہیں، جن میں افسانہ نگاری، افسانچہ نگاری، ڈرامہ نگاری، تحقیق اور تنقید ان کی دلچسپی کے میدان ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کی نثری خدمات پر تحقیق و تنقید کر کے قارئین ادب کو ان سے متعارف کرایا جائے اور اس کے حاصلات سے اردو ادب کی متعلمین استفادہ کریں۔ مدھیہ بھارت ٹائمز اور ماہنامہ الفاظ ہند کے تمام دیکھنے سننے والے ہمارے ناظرین کو ریحان کوثر کا آداب۔ آج ہمارے بیچ نقد و نظر، تحقیق اور افسانہ نگاری کی ایک بلند اور باوقار آواز موجود ہے۔ میری مراد ڈاکٹر نور الامین صاحب سے ہے، جو آج ہماری اس اردو پوڈ کاسٹ میں اپنے ایک افسانے اور 4 افسانچوں کے ساتھ یہاں ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو میں اس اردو پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر نور الامین صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا افسانہ ہمارے ناظرین کو پڑھ کر سنائیں۔
माइक डॉक्टर नूरुल हमीन साहब के हवाले। ये मौसम बदला ही नहीं, रात काफी हो चली थी, सर्दियों का मौसम था। खामोशी कमरे और बाहर यकसा तौर पर महसूस हो रही। ऐश ट्रे लबालब भर चुका था। कमरे में खामोशी के साथ साथ सिगरेट के गहरे धुएं का भी डेरा था। ये धुआं साफ गम्माजी कर रहा था कि उसके जहन में कुछ चल रहा है। बिखरी बिखरी किताबें, अखबार के तराशे और उसकी कुछ बिलोंगिंग्स उसके बहुत ज्यादा मुतफक्किर होने का इशारा कर रही थी। जिंदगी ऐसे तो नहीं होगी, वो खुद ही से कह रहा था। छे, उसने गर्दन को झटकते हुए कहा। उसका ये छे कमरे में दाखिल होती हुई उसकी बीवी आफी ने सुन लिया तो पूछा, अब क्या हुआ? अरे यूं ही, देखो प्यारे, बात करने से बात बनती है और मैं तो तुम्हारी निस बेहतर हूँ, तो डोंट हाइड, मुझसे कुछ मत छुपाओ। चलो बताओ, तुमने ये छे इतनी जोर से गर्दन झटकते हुए क्यों कहा? क्या सोच रहे हो प्यारे? यूं खुद में उलझ कर रहने से आदमी सिर्फ उलझा हुआ रहता है। एक दिमाग जो उलझन में है, वो कैसे अपनी ही उलझन को सुलझा सकता है? बताओ, मैं तुम्हारी ठीक से मदद कर दूंगी। अब ज्यादा फुटेज मत खाओ, मैं पहले ही बहुत थक गई हूँ, बहुत काम किया आज, जल्द सोने को जी चाह रहा है। और हाँ, सुबह मुझे कॉलेज के काम से यूनिवर्सिटी भी तो जाना है। तो बताओ, ये छह क्या है और क्यों रात में आ गया? मुझे नींद नहीं आएगी बाबा, प्लीज बताओ। राहें अगर कदमों में उलझे तो मंजिल नहीं मिलती मेरी जान, तो प्लीज बताओ, क्या है ये छह? कुछ नहीं, उसने कहा। अब तो झूठ बोलना भी सीख गए या सीख रहे हो? सही, कुछ भी नहीं, बस यूं ही सोच रहा था। अरे बाबा, वही तो पूछ रही हूँ, क्या सोच रहे थे? आफी ने खरे तेज आवाज में पूछा। अच्छा जरा इधर आओ। उसने अपने करीब वाली चेयर पर बैठने का इशारा करते हुए आफी से कहा। वो बैठ गई तो उसने कहा, मैं 20-22 साल बाहर रह कर आया हूँ। बाहर से आते ही मैंने इंटरनेट से कारोबार किया जो बहुत उम्दा रहा। ये जदीद आलात, इससे जुड़ी मसरूफियत सब बड़ी उम्दा रही। लेकिन वो खामोश हो गया तो आफी ने संजीदगी से पूछा, लेकिन क्या? वो, अरे वो क्या? वो मैं सफेद कोरा कागज हो गया हूँ। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बुखार तो नहीं है? मैंने बारहा कहा है, इतनी सिगरेट तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं, और पैसेज स्मोकिंग मेरे लिए भी अच्छी नहीं। सिगरेट का असर सेहत पर सुना था, ये दिमाग पर कब से होने लगा है? नहीं, सब कुछ ठीक है। क्या खाक ठीक है? रात दूसरे पहर के दरमियान में है और तुम? हाँ मैं। क्या यार, प्लीज बताओ। तो बताना था कि मैं प्लेन हो गया हूँ, सादा हो गया हूँ मेरे अंदर। आफी ने मौके की नजाकत को समझा और खदरे अपनाइयत से पूछा, क्या तुम्हारे अंदर? मेरे सारे जज्बात मर गए हैं। आफी ने ताज्जुब से उसके चेहरे की तरफ देखा। वो कह रहा था, फेसबुक और व्हाट्सएप जिस तरह मैसेज की अहमियत नहीं होती, वैसे ही मेरे जज्बात पर, मुझ पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा है। जिस तरह मैं फेसबुक और व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़कर डिलीट कर देता हूँ या फॉरवर्ड कर देता हूँ, अपनी मसरूफियत की आड़ में खुशी और गमी में शरीक नहीं होता, उसी तरह आज मुझ पर किसी भी बात का असर
نہیں ہو رہا ہے۔ میں اور میری ذات، اس کی کائنات، بس میں اسی ہی کی گردش میں رہا ہوں۔ آج میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میں کسی بھی جذبے کا اظہار نہیں کر پا رہا ہوں۔ آفی، کیا تم نے میرے چہرے پر کبھی کوئی خوشی دیکھی ہے؟ کیا ان سالوں میں میری آنکھوں میں کبھی کسی موقع پر کوئی آنسو دیکھے ہیں؟ ہاں، دیکھا تو بس ٹینشن ہی ٹینشن۔ میرا سینہ بہت بوجھ محسوس کر رہا ہے۔ میں رو کر ہنس کر اس بوجھ کو اتارنا چاہتا ہوں، پر کیا کروں؟ نہ ہنسی آتی ہے، نہ رونا آتا ہے۔ میں بہت تنہا ہو گیا ہوں۔ زندگی کی اندھی دوڑ میں مجھ سے بہت کچھ چھوٹ گیا ہے، اور اس بہت کچھ میں شاید یہ رونا اور ہنسنا بھی ہے۔ شاید مجھے یاد ہے کہ میں نے کبھی کسی کی موت پر افسوس کیا ہو، بس ان للہ و انا الیہ راجعون یا تو زبان سے کہا، یا کسی اسپیکر کو پوسٹ کر دیا، اور نہ ہی میں نے بچیوں اور تمہاری خوشیوں کا کبھی جشن منایا ہے۔ پتہ ہی نہیں مجھے ان دنوں پتہ ہی نہیں مجھے ان دونوں موقعوں پر کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے۔ میں بہت سالوں بعد کل میرے دوست اختر سے ملا۔ آہ، کیا زندگی گزاری ہے اس نے! دیکھے تو اش اش کرے ہر کوئی۔ اس نے زندگی کے ہر موڑ کا مزہ لیا ہے۔ آفی، زندگی کے نشیب و فراز کا بھی اپنا لطف ہے، اس کا اپنا ایڈونچر ہے۔ تم اختر اور اس کی بیوی بچوں سے ملو، میری بات کا تم کو احساس ہو جائے گا۔ میں نے محسوس کیا اس نے زندگی کے سارے بوجھ اتار دیے، اور میں زندگی کے سارے بوجھوں کے ساتھ جی رہا ہوں۔ جی کیا، بس سانسیں لے رہا ہوں۔ زندگی تو اختر نے جی ہے۔ میرا سکسیس صرف پیسوں کا سکسیس ہے، اس کا سکسیس زندگی کا سکسیس ہے۔ میرے پاس صرف اپنی پہچان ہے، لیکن اختر کے پاس اس کا خود کا ایگزسٹنس ہے، اس کا اپنا خود کا وجود ہے۔ میرے وجود کی کوئی پہچان نہیں ہے آفی، اور نہ ہی اس کی کوئی قدر ہے۔ میں کتنی خوشیوں اور حادثوں کا مخروض ہوں، مجھے خود بھی نہیں معلوم میں نے کیا دیا اور کیا لیا، مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ میرے سینے پر جو بوجھ محسوس ہو رہا ہے، اس کا مداوع کیسے ہو، مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ نہیں معلوم آفی، بالکل نہیں معلوم۔ دیکھو، سنو، میری بس یہ آواز ہے۔ میں اب بھی رونا چاہتا ہوں، پر میرے آنسو کہاں ہے مجھے نہیں معلوم۔ میں زور سے چیخ تو سکتا ہوں، پر میری آواز میں وہ سوز نہیں جس کا احساس دوسروں کو ہو۔ میں کیا ہو گیا ہوں؟ کیا تم کچھ سمجھا سکتی ہو؟ ہاں، اگر سمجھا سکتی ہو تو پلیز مجھے سمجھاؤ۔ اگر بتا سکتی ہو تو پلیز مجھے بتاؤ۔ آفی بہت کچھ بولنا چاہتی تھی، شاید آج اس کے پاس ان سالوں کا حساب لینے بہت کچھ پوچھنے اور بولنے کا موقع تھا، جس موقع کو اس نے بڑی احتیاط سے اٹھا کر رکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اپنے شوہر کا احساس ایک دن تو جاگے گا، اور وہ اسے بتائے گی کہ اس نے اس کے جذباتوں کو کن کن موقعوں پر اپنے قدموں سے روندا ہے، اپنے بچوں سے کیا نہیں پایا اور انہیں کیا نہیں دیا۔ پر کیا کرے، آج جب اس کا احساس اس کے ساتھ ہے تو جذبات اس سے دور۔ احساس اور جذبات یکساں طور پر جب تال میل دکھاتے ہیں تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اس بڑی قدر کا نام زندگی ہے۔ آفی نے اپنی سوچ سے خود کو الگ کیا اور وہاں سے اٹھی۔ اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور ہلکے سے اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور آہستہ سے کہا،
अब जोड़ते रहना लॉस और प्रॉफिट के सफात को। शायद तुम्हारे सफात लॉस से कोरे और प्रॉफिट से भरे हों, फिर भी एक डायरी ऐसी है जिसमें तुम्हारे लॉसेस का इंदराज है। इसके औराख कोरे नहीं होंगे, ना तुम्हारे रोने और ना तुम्हारे हंसने से। तुम्हारी जिंदगी में एक मौसम आया और रुक गया, जाने दूसरा मौसम क्यों नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत खूब। अ, आपका ये जो अफसाना है, मुझे सुनते हुए जो महसूस हुआ, तो इसमें 3 खूबियाँ जो है मुझे नज़र आ रही हैं। वो 3 खूबियाँ ये है कि इसमें रावी बहुत कम जो है वो बोल रहा है, और इसके जो दोनों मेन मरकज़ी किरदार है, वो मुकालमों के ज़रिए इस अफसाने को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर कोई नया लिखने वाला हो, तो हो सकता है कि वो जब लिखने बैठे तो इसे ड्रामा बना दे। ये अफसाना अगर ड्रामा नहीं बनाना है, तो इस अफसाने को नए लिखने वालों को सुनना चाहिए कि किस तरीके से अफसानवी फ़िज़ा बनाते हुए इन मुकालमों के ज़रिए हम अफसाने को अफसाना बनाते हैं और ड्रामा बनाने से बच सकते हैं। दूसरा, इसमें जो दोनों अहम किरदार है, ये जो दोनों अहम किरदार बातें कर रहे हैं, वो इस सदी की है, इस साल की है, यानी कि 2024 की जो बातें हैं, वो अपने मकालमे में ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और करना भी यही चाहिए कि जब हम अफसाना लिखते हैं, तो कुछ इस तरीके की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, या हम मुतासिर होकर जो 1970 और 60 के दरमियान में जो अफसाने लिखे गए या उसके पहले लिखे गए, हम उस तरीके के अफसाने लिखने के चक्कर में जो है वो अपनी इनफरादियत को जो है खो बैठते हैं। तो नए लिखने वालों को ये अफसाना ज़रूर सुनना चाहिए, और इस तरीके के जो पेचीदा मौज़ूआत है, उसे किस तरह बरता जाता है, और मुकालमों के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए भी किरदार निगारी की जाती है, इसमें बखूबी की गई। तो डॉक्टर नूरुल अमीन साहब को इस खूबसूरत अफसाने के लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस पॉडकास्ट में इस अफसाने को जो है वो हमारे नाज़रीन को सुनाया। अब आते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट पर, जिसमें डॉक्टर नूरुल अमीन साहब से दरख्वास्त है कि वो 4 अफसानचे जो है वो बैक टू बैक हमें सुनाएं। तो अब ये माइक अफसानचों के लिए डॉक्टर नूरुल अमीन साहब के हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान कौसर साहब। जी। पहला अफसानचा जिसका उन्वान है दरमियान, तमाम दरमियान। नाज़रीन की खिदमत में हाजिर है, जिसका उन्वान है दरमियान। बाबा, जी। घर में सब तो है ना, ये भैया, 4 भाभियाँ, पोते और पोतियाँ। हाँ बेटे, लेकिन लेकिन क्या बाबा? कुछ ऐसा है जो इस व्हील चेयर और कमरे के दरमियान है। दूसरे अफसानचे का उन्वान है किस नहज से हमने एक कहानी कह दी। बेटी की शादी की पहली सालगिरह, 5 स्टार होटल और उसका बैंक्वेट, सब मेहमान एंजॉय कर रहे हैं। अचानक दामाद ने माइक पर कहा, मैं अपने वालिद शीर से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मौके पर कुछ कहें। मैंने माइक थामा, कुछ रस्मी गुफ्तगू वो दुआया कलमात कहे, फिर यकायक मैंने पूछा, प्यार क्या है? हाल में सुकूत। फिर मैंने कहा, आर्ट है, कला है, फन है, महारत है। बेटी ने हाथ और आंखों के इशारे से पूछा, क्या है? मैंने कहा, जैसे प्यार को निभाने का फन आना चाहिए, जैसे प्यार को बढ़ाने का फन आना चाहिए। इस सिक्के के 2 रुख का नाम जिंदगी है। मेरी बीवी की आंखें नम थी
जैसे कह रही हो गहरे एहसास का नाम जिंदगी है। सारा हाल तालियों से गूंज गया और अचानक फिल्म शोर शोर आशु संतोष आनंद का लिखा नगमा एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है, ले हुआ। अगले अफसानचे का उन्वान है तश तत। काश मैं इन एक्रेलिक रंगों से जिंदगी में रंग भरती, छोड़ ना दी बाबा ना तेरे रंग समझते हैं और ना तेरे रंगों के इस्तेमाल की फीलिंग को। मैं हूं ना, मैं तेरे रंगों में वक्त बनकर ठहर जाऊंगा। मैं कभी नहीं मैं कभी भी नहीं जाऊंगा दी, पगले लम्हे खैर भी हो तो मंद पड़ते हैं, सच कहा दी। मेरे अगले अफसानचे का उन्वान है भिड़ो। शुजा कामिल, अपना भिड़ो, हाँ अपना भिड़ो और सच्चा भिड़ो। यादों की पगडंडियों पर चलते चलते दोनों मियाँ बीवी बहुत दूर पीछे माजी की तरफ चले आए थे। दोनों के पास क्या कुछ नहीं था सुनाने को, बहुत सारा कुछ तो कॉमन सुलूक भी था अपने उस्ताद शुजा कामिल के बारे में। मैंने जिसे दोनों जा, जानते थे, एक दूसरे से शेयर भी करते और छुपाते भी थे अपने उस्ताद से चंद वादे जो कर रखते थे। पेंसिल, कॉपी और ये भी कि बदन में जो खून गर्दिश कर रहा है ये भी भीड़ों की खिलाई ग़िज़ा का है। वो उस्ताद कम, दोस्त ज्यादा थे और इन्हें हमारा भिड़ू कहना बहुत पसंद था। हम सबका घर की तंग दीवारों और बाप की जिम्मेदारियों के साथ साथ मजबूरियों के बीच तरक्की की राह पाना आसान न था। दोनों मियाँ बीवी के एहसासात अपने उस्ताद के लिए कुछ अजीब थे, जिसने न सिर्फ इल्म अता किया बल्कि वो सब कुछ किया जो उसके तालिबे इल्म के लिए अहम और ज़रूरी था। आज वो सुबुकदोश हो रहे हैं। उन्होंने विदाया तकरीब में आने से मना किया है और व्हाट्सएप पर मैसेज भी कि डॉक्टरों की जिम्मेदारी लोगों के एहसानों को गिनवाना नहीं बल्कि अपने मरीजों की खिदमत करना है। एक बात मैंने तुमसे छुपाई है, वो तुमको प्रपोज करने का मशवरा इन्हीं का था। क्या? मुझे कबूल करने का हुक्म उनका।